शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। शीत युद्ध एक ऐसी समस्या थी जहां पर कोई युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इस शीत युद्ध ने कई युद्धों को जन्म दे दिया। यहाँ पर अमेरिका और रूस के साथ सीधे तौर पर कहीं भी युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इन दोनों देशों ने मिलकर तीसरे देशों को बर्बाद करने का काम किया। ये जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1971 के समय में भारत के लिए एक तरफ से रूस आकर खड़ा हो गया था और भारत का विरोध कर रहा था अमेरिका। ऐसे ही इन लोगों ने विश्व के अलग अलग देशों में एक उसके पक्ष में आ जाता था और एक उसके खिलाफ हो जाता था। इस तरह से इनकी जो वैचारिक द्वंद्व थे और इनकी जो दुश्मनी थी, इस दुश्मनी ने इन दोनों से ज़्यादा विश्व को नुकसान पहुंचाया। शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव क्या व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। 1981 या फिर जब इसका पतन होने वाला था रसिया का और यूएसएसआर अपने कई भागों में विभाजित होने वाला था, तो उस समय पर यहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आई। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। गोर्बाचेव ने लौह आवरण की दीवार तोड़ डाली और बंद दरवाजे तथा खिड़कियां खोल दी। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा कर दी। उनकी ग्लानस्तोव और पेरेस्ट्रोइका नीतियों यानी कि उदारीकरण और ये जो नीतियाँ हैं इन्हें हम आगे भी देखेंगे। इन नीतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचेव के नेतृत्व में जिस प्रकार उदार और साम्यवादी राजनय का आश्रय लिया, उसने विश्व राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मनी और नाटो की सदस्यता जारी रखने वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचेव ने यूरोपीय लोगों का दिल जीत लिया। इन रियासतों से जर्मन लोग अभिभूत हो गए। गोर्बाचेव की इन्हीं राजनयिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव अपना एक उदार व्यक्तित्व नहीं रखते और नीतियों में उदारवादीपन नहीं लाते, तो शायद कह सकते हैं कि यह जो शीत युद्ध है यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता था। अब यहाँ पर दूसरा कारण ये देखते हैं, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ क्या थी, इन्हें भी समझिए। 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च करने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। अब उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वह पश्चिमी देश से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो टूक शब्दों में सोवियत अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का वर्णन किया। स्थिति का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चला कि आर्थिक प्रगति मंद होती जा रही है। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय की प्रति दर आधे से भी आधे घट गई है। 1980 के दशक के प्रारंभ तक वह घटकर आर्थिक गतिरोध के निकटवर्ती स्तर पर पहुंच गई थी। जो देश कभी विश्व के उन्नत देशों की बराबरी के बहुत निकट पहुंच गया था, वह निरंतर एक के बाद दूसरा स्तर गंवाने लगा। गोर्बाचेव के अनुसार 1970 से 85 की अवधि में वृद्धि दर 10% घट गई। यंत्रों तथा राज समाज के निर्यातों का अंश निरंतर घटता गया। संक्षेप में, सोवियत संघ जैसी महाशक्ति आर्थिक संकट के कगार पर थी। सन 1988 में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% थी, निर्यात 2% घट गया था और आयात 6.5% बढ़ गया था। जिस देश में उत्पादन दक्षता और लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि रुक गई हो, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लंबी लंबी पंक्तियां लगाने लगे हो, वह शीत युद्ध की समाप्ति में ही अपना राष्ट्रीय हित समझने लगा।
तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के सामने ये परिस्थितियाँ वैकल्पिक नहीं थी, बल्कि उनके सामने ये परिस्थितियाँ अनिवार्य बन गई थी कि उन्हें अब शीत युद्ध की समाप्ति करनी होगी। क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति अगर रसिया नहीं करता तो हो सकता है कि न केवल उसका विभाजन होता, बल्कि वह अमेरिका जैसे यूरोपीय जो अमेरिका है या फिर जो यूरोपीय राष्ट्र है उनका एक उपनिवेश बनकर रह जाता। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 28वें सम्मेलन में तत्कालीन सोवियत विदेश मंत्री शेवारनात्जे ने रहस्योद्घाटन किया कि पश्चिम के साथ वैचारिक संघर्ष में सोवियत संघ को 7 अरब रूबल तो सैनिक उपायों पर ही व्यय करने पड़े, जबकि राजनीतिक समतुल्यता बनाए रखने के लिए आवश्यकता इससे भी अधिक थी। दूसरी ओर चीन के साथ लगे झमेले में खराब 2 रूबल का व्यय हुआ। 2 खरब रूबल का व्यय हुआ। अफगानिस्तान में उलझने की लागत आई प्राण हानियों के अतिरिक्त 60 अरब रूबल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए और शीत युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए खर्च किया। सोवियत संघ का बिखराव की बात करें तो 1990-91 के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के रहे। 9 अगस्त 1991 की तख्तापलट घटना से गोर्बाचेव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा। विश्व शांति के रूप में अब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की चीज़ होकर रह गई। सोवियत संघ की स्थिति में आई यह गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिम आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्तता की मांग रखनी शुरू कर दी। किसी समय विश्व शक्ति कहलाने वाले सोवियत संघ का यह राजनीतिक बिखराव वर्तमान समय की क्रूर वास्तविकता है। कल तक श्रमिकों के हित की रक्षक समझे जाने वाली सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी निधन के कागार पर थी और केजीबी जैसे सर्वसमर्थ माने जाने वाली संस्था भी बालू की भीड़ से ध्वस्त हो चुकी थी। इसी प्रकार सोवियत सरकार का केंद्रीयकृत ढांचा भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए परिवर्तनों के कारण चरमरा उठा था। इसी घटनाक्रम का परिणाम था कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में भीमाकार सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। यहाँ पर सोवियत संघ के लिए अब अनिवार्य हो चुका था कि वो कुछ ऐसी परिस्थितियों को लाए जिनसे सोवियत संघ बाहर निकल सके, और वो परिस्थितियाँ थी उदारीकरण, और इन्हीं उदारीकरण के चलते सोवियत संघ का विघटन होता है और इसी के चलते जो थोड़ी बहुत इज्जत रहती है वो इनकी बच पाती है। साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली थी। बाजार अर्थव्यवस्था से मतलब है कि अब इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स अपना लिया था। ये थोड़े लिबरल हो गए थे, ग्लोबलाइज हो गए थे, और जो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर होने लगा था ज़्यादातर यूरोपीय सोवियत संघ की विचारधारा मानने वाले कुछ देशों में। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर नहीं रह गया। अब तो सोवियत संघ को G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई। ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना थी। नवंबर-दिसंबर 1991 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को 1.5 अरब डॉलर की राशि स्वीकृत की, जिसे मिलाकर 1991 में दी गई अमेरिकी मदद की राशि 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। इन्हीं दिनों अकेले जर्मनी ने ही सोवियत संघ को 40 अरब डॉलर की मदद दी थी। यानी कि वो अर्थव्यवस्था जो एक समय पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर थी, अब उस अर्थव्यवस्था को मांग की ज़रूरत पड़ गई थी। अब उस अर्थव्यवस्था को सहायता की ज़रूरत पड़ गई थी।
हमने यहाँ पर ये समझा कि कैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई और वे कौन से कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध के समाप्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए साथ में देख लेते हैं शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याओं का समाधान हुआ और शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करने में मदद मिली। हम इन विभिन्न प्रभावों को देखने वाले हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डाला। तनाव केंद्रों में कमी आई, क्योंकि तनाव केंद्र की सबसे बड़ी वजह थी शीत युद्ध। क्योंकि एक तरफ से जैसे अफ़गान की समस्या हुई या फिर जो ईरान इराक युद्ध की समस्या हुई, तो एक तरफ से अमेरिका चला जाता था और उसके अपोजिट दूसरी तरफ से रूस आ जाता था, जिसके कारण ये दोनों अपने वर्चस्व के लिए लड़ते थे और पिसता था वो देश। और इस तरह से ना तो वो समस्या कभी समाप्त होती थी और ना ही कभी इनका मन भरता था। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के कारण ऐसी स्थिति बनने ही कम हो गई जहाँ पर युद्ध हो किन्हीं देशों के बीच में अशांति का माहौल हो। इस प्रकार की स्थितियाँ समाप्त हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति के वर्षों यानी कि 1985 से 91 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव केंद्रों में कमी आई। इससे अनेक संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना आसान हो गया। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति 1988, अफ़गान समस्या का समाधान 1988, नामीबिया का स्वतंत्र होना 1988 और कुवैत का भी स्वतंत्र होना 1991, इनमें अमेरिका तथा सोवियत संघ ने मिलजुल कर काम किया। इनमें आपसी तनाव कम हुआ। दूसरा आता है दोनों महाशक्तियाँ नज़दीक आई और मिलजुल कर काम किया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति थे उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उदारवादी नीतियाँ अपना ली थी और अपने आप को एक लिबरल लीडर की तरह उन्होंने पेश किया था। जहाँ पर रूस में हमेशा अक्सर हमें तानाशाही देखने को मिलती है, वहाँ पर उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिन्होंने उदारीकरण को दिया और विश्व शांति की ओर बढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अनेक समस्याओं को सुलझाने में मिलजुल कर काम किया। खाड़ी संकट के दिनों में राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचेव में गजब की सहमति देखी गई। पश्चिम एशिया शांति वार्ता का माहौल तैयार करने में सोवियत संघ ने अमेरिका को पूर्ण सहयोग दिया। शांति वार्ता में भाग लेने के लिए सीरिया को राजी करने में सोवियत पहल काफ़ी सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि कई वर्षों में वह सीरिया को हथियार सप्लाई करता रहा था। शीत युद्ध की समाप्ति वाले परिवेश में ही दोनों महाशक्तियों के मध्य INF संधि पर हस्ताक्षर हुई। इसका मतलब था कि वे अपने हथियारों को समाप्त करेंगे और निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ेंगे। यह संधि टकराव को शांति में, विरोध को सहयोग में तथा संदेह को विश्वास में बदलने का प्रयास करती थी। सोवियत संघ को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पश्चिम देश आगे आए। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने G7 देशों के लंदन सम्मेलन जुलाई 1991 में भाग लिया। सोवियत संघ की मदद के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा G7 ने सोवियत संघ में यातायात, कानूनी तथा बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने तथा ऊर्जा एवं खाद्य उत्पादन बढ़ाने में पूरी तकनीकी सहायता देने का वचन दिया। दूसरे नंबर पर आता है सोवियत संघ का अंत। वहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त कर दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। गोर्बाचेव ने परमाणु बटन या ब्रीफकेस रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिया। इसके साथ ही लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया गया। इसके पीछे कारण यह था कि रूस से उन कई सारे क्षेत्रों को अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी गई जो अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखते थे और जो अपने अलग नेतृत्व की बात कर रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर सैमुअल पी जो हंटिंग
टन हैं, इनका विचार भी महत्व रखता है। सैमुअल पी हंटिंग ने फॉरेन अफेयर में प्रकाशित अपने लेख में कहा है कि शीत युद्ध के बाद सभ्यताओं का संघर्ष भविष्य की विश्व राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों को विभाजित करने वाला तत्व सांस्कृतिक होगा, न कि वैचारिक। राजनीतिक या आर्थिक शक्ति का बहाव अब पश्चिम दुनिया से गैर पश्चिम सभ्यताओं की ओर होगा। इस तरह से जो शीत युद्ध था वह समाप्त हुआ। शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ उन कारणों को भी हमने समझा, और शीत युद्ध की समाप्ति के प्रभाव पूरी दुनिया पर क्या पड़े वो भी हमने जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का ज़रूर होगा और आप ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे और अपने उत्तर को बेहतर बनाएंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।